पाकिस्तान में हर साल 8 लाख टन मैंगो ज़ाया हो जाते हैं। नाउ व्हाई इज़ दिस इम्पोर्टेंट? बिकॉज अगर हमारी टोटल प्रोडक्शन देखें तो वो 2.2 मिलियन टन्स की है, विच मीन्स कि हम हर साल 30 से 40% अपनी हार्वेस्ट को ज़ाया कर रहे हैं। नाउ हियर इज़ द किकर, ये जो तमाम वेस्ट है इसको हम $500 मिलियन की एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर ये होगा कैसे? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकिस्तान एंड काउंटिंग। मेरा नाम जुनैद इकबाल है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अनलॉकिंग ग्रोथ। इस सीरीज़ में हम उन सेक्टर्स में डीप डाइव कर रहे हैं जो पाकिस्तान में ऑफन ओवरलुक्ड हैं लेकिन जिनमें सिवियर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। आज इस इंडस्ट्री की तरफ हम देखेंगे, इट इज़ कॉल्ड द पल्पिंग इंडस्ट्री एंड टू बी मोर स्पेसिफिक हम मैंगो पल्पिंग इंडस्ट्री पर फोकस करेंगे। नाउ पल्पिंग होती क्या है? इन सिंपल वर्ड्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जो सॉफ्ट एडिबल मास फॉर्म होती है उसको इस्तेमाल किया जाता है जूसेस के लिए, जैम्स के लिए, बेबी फूड के लिए, सॉसेस के लिए एंड इवन फॉर केचप। नाउ इंस्टेड ऑफ शिपिंग द होल प्रोड्यूस यानी कि एक रॉ फ्रूट या वेजिटेबल को एक्सपोर्ट किया जाए, कंट्रीज़ और कंपनीज जो हैं इसका पल्प बना के इसको एसेप्टिक बैग्स में, स्टील ड्रम्स में या फ्रोजन पैक्स में एक्सपोर्ट कर देती हैं। एक तो इसकी लाइफ बढ़ जाती है 18 से 24 महीने की। यही जो प्रोडक्ट है इट कैन ट्रैवल फर्दर एंड इट कैन बिकम अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ना ग्लोबल पल्पिंग मार्केट जो है वो अभी $2.9 बिलियन की है, बट इट इज़ ग्रोइंग वेरी रैपिडली एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 2030 तक ये 4.5 बिलियन की हो जाएगी। नाउ दिस कवर्स अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जिसमें मैंगो पल्प है, गुआवा पल्प है, सिट्रस पल्प, टोमेटो, कैरेट, स्पिनच एंड सो ऑन सो फोर्थ। एंड ये तमाम जो हैं फूड इंग्रेडिएंट्स के लिए एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। बट टुडे एज आई सेड वी आर वर्किंग ऑन मैंगो पल्प। नाउ मैंगो पल्प की जो मार्केट है ये $1.5 बिलियन की है इस वक्त ग्लोबली एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 2030 तक ये डबल हो जाएगी। सो दिस इज़ वन ऑफ द fastest growing pulp segments. It's growing at about an annual composite growth rate of 11%. And yet इस साल पाकिस्तान ने सिर्फ $4 मिलियन का पल्प एक्सपोर्ट किया मैंगो का, which is very very low considering our place in the world of mangoes. Now पाकिस्तान के लिए क्यों ये राइट अपॉर्चुनिटी है? फर्स्टली पाकिस्तान के पास मैंगो की अवेलेबिलिटी है। हम 2.2 मिलियन टन प्रोड्यूस करते हैं जिसमें से 8 लाख टन तो तकरीबन वेस्ट हो रहा है और अबाउट 1/3 ऑफ द क्रॉप। सो दिस जस्ट इजंट वेस्ट, इट इज़ फूड दैट इज़ रेडी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। सेकेंडली ब्रिक्स एज। ब्रिक्स जो होता है वो मेजर करता है किसी भी फूड की नेचुरल शुगर कंटेंट को एंड ख़ासतौर पे फ्रूट में। नाउ ग्लोबल पल्प मार्केट में ये की बाइंग मेट्रिक होता है, स्पेशली जब ग्लोबल बायर्स जूस या बेबी फूड या डिज़र्ट के लिए इनपुट्स खरीद रहे होते हैं। अगर नेचुरली ही किसी फ्रूट का ब्रिक्स लेवल हाई होता है तो उसमें उनको कोई मज़ीद एडिड शुगर नहीं डालनी पड़ती। नाउ एडिड शुगर ना डालना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है बिकॉज नो एडिड शुगर का लेबल जो है स्पेशली इन US मार्केट, कैनेडियन मार्केट एंड इवन हाई एंड एशियन मार्केट्स, इस पे आपको काफ़ी ज़्यादा डिमांड के एडवांटेजेस मिल जाते हैं। स्पेसिफिकली इन EU एंड यूरोप एडिशनल शुगर डालने पे अब टैक्सेस लग गए हैं। तो अगर आप नो शुगर एडेड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो देन EU एंड UK मार्केट में यू हैव अ मेजर एडवांटेज। एंड सिमिलरली ये जो लेबल है नो एडेड शुगर का, दिस इज स्टार्टिंग टू गेट ग्रेट अपील इन द इंटायर मिडल ईस्टर्न मार्केट एंड द चाइनीज मार्केट। नाउ ब्रिक्स लेवल मेजर करता है कि किसी भी फूड में उसकी नेचुरल स्वीटनेस का लेवल क्या है एंड चौसा ranks one of the best amongst 300 global varieties. Now USA और ब्राज़ील में जो टॉमी एटकिंस ग्रो होता है इसका ब्रिक्स लेवल है 12 to 5, जो अटोल्फो मेक्सिको से ग्रो होता है दैट्स 16 to 22, इंडियन अल्फोंसो 16 to 19, बट पाकिस्तानी चौसा रैंक्स वन ऑफ द हाइस्ट एट 20 to 25 ब्रिक्स लेवल। बट ये सिर्फ स्वीटनेस की बात नहीं है, जो ख़ासतौर पे मुल्तान और साउथ पंजाब का क्लाइमेट है वहाँ पर जो चौसा का एक तो अरोमा है, उसका फ्लेवर है एंड दिस मेक्स इट आइडियल फॉर प्रीमियम मैंगो पल्पिंग। एंड कई दफ़ा हमें इस रिसर्च के दौरान एक्सपोर्टर्स ने बताया कि जब उन्होंने अपना चौसा का सैम्पल पल्प का बाहर भेजा तो उनसे पूछा गया कि आपने इसमें शुगर क्यों ऐड की है।
एंड दे हैड टू टेल देम कि इसमें उनको शुगर ऐड नहीं करनी पड़ी. दिस इज नेचुरली very very sweet. Now how does mango pulping actually work? Let's break it down step by step. तो पहले तो एक रिसीविंग और सॉर्टिंग का प्रोसेस होता है जिसमें मैंगोस को रिसीव करके प्रोसेसिंग यूनिट में या तो मैनुअली या कन्वेयर बेल्ट्स के थ्रू उसको सॉर्ट कर लिया जाता है ताकि राइपनेस और क्वालिटी के हिसाब से करेक्ट मैंगो करेक्ट पल्पिंग प्रोसेस के लिए सेलेक्ट हो जाए. फिर इसकी डीप वॉशिंग की जाती है. दिस इज अ मल्टी स्टेज प्रोसेस. इसमें डिप वॉशिंग होती है, फिर रोलर कन्वेयर सॉर्टिंग होती है एंड फिर जेट असिस्टेड ब्रश वॉशिंग होती है. इसका मकसद होता है कि इसमें जो डर्ट है, डस्ट है, पेस्टिसाइड्स हैं और कोई डिब्री है वो इससे मुकम्मल तौर पर रिमूव हो जाए. फिर तीसरा प्रोसेस होता है डी स्टोनिंग या चॉपिंग. स्टोनिंग यानी कि जो गुठली है उसको रिमूव किया जाता है, स्किन को उतारा जाता है और इसको चॉप करके इसको एडिबल मास बनाया जाता है. फोर्थ प्रोसेस जो है हीटिंग का प्रोसेस, इसको ऑल्सो थर्मो ब्रेक कहा जाता है, जिसमें पल्प को लाइटली हीट किया जाता है ताकि उसके जो एंजाइम्स हैं उनको ब्रेक डाउन किया जाए ताकि इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ सके और इसका टेस्ट और कलर जो है उसमें एक कंसिस्टेंसी आ जाए. इससे पल्पिंग के प्रोसेस के लिए इसको सेव कर लिया जाता है. नाउ द फिफ्थ प्रोसेस इज रिफाइनिंग एंड पीएच बैलेंसिंग, जिसमें इसकी स्मूथनेस और कंसिस्टेंसी को मैनेज किया जाता है. इसको बैलेंस टैंक्स के थ्रू गुजारा जाता है. इसकी पीएच लेवल को एडजस्ट किया जाता है बिटवीन 3.3 एंड 3.4 ताकि इंटरनेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट कर सके. और लास्ट प्रोसेस होता है इसका डीएरेशन, ताकि इसमें जो एयर बबल्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाए ताकि मज़ीद इसमें ऑक्सीडेशन ना हो सके, बैक्टीरिया ना आ सके और इसकी शेल्फ लाइफ जो है ये बढ़ जाए. ये बहुत क्रिटिकल प्रोसेस है फॉर द प्रोडक्ट स्टेबिलिटी. नाउ एट दिस पॉइंट पल्प को 3 डिफरेंट तरह से प्रोसेस किया जा सकता है और तीनों की डिफरेंट इम्प्लीकेशंस हैं ऑन प्राइसिंग, ऑन शेल्फ लाइफ एटसेट्रा. जो पहला प्रोसेस है इसको केमिकल पल्प कहते हैं. इसमें कुछ एडिटिव्स डाले जाते हैं जिसमें सोडियम बेंजोएट होता है, पोटेशियम मेटाबाई सल्फेट होता है एंड इससे जो पल्प है वो प्रिजर्व कर लिया जाता है. नाउ दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड चीपेस्ट मेथड्स, लेकिन इससे जो आउटपुट निकलता है वो एक्सपोर्ट मार्केट्स में टिपिकली अप्रूव नहीं होता बिकॉज ऑफ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट सेफ्टी एंड कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ द केमिकली पल्प्ड प्रोडक्ट इज सोल्ड लोकली जो डोमेस्टिक ट्रेड को. फिर इसके बाद आ जाता है आपका फ्रोजन पल्प. इसको -18 डिग्रीज पर फ्रीज करके शिप कर दिया जाता है, पर इसकी जो शिपिंग कॉस्ट होती है, स्टोरेज कॉस्ट होती है वो टिपिकली हाई होती है एंड ये मेथड थोड़ा आउटडेटेड होता जा रहा है बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्टोरेज कॉस्ट एंड लॉजिस्टिकल चैलेंजेस. जो तीसरा प्रोसेस है विच इज़ कंसिडर्ड द ग्लोबल गोल्ड स्टैंडर्ड इज कॉल्ड एसेप्टिक पल्पिंग. इसमें पहले तो पल्प को तकरीबन 105 से 112 डिग्री पर स्टेरिलाइज किया जाता है. फिर उसको वैक्यूम सील्ड एसेप्टिक बैग्स में फिल किया जाता है विदाउट एनी कॉन्टैक्ट विद एयर और यूज़ ऑफ एनी प्रिजर्वेटिव्स. फिर ये जो एसेप्टिक पल्प होता है इसको मज़ीद फ्रीजिंग की ज़रूरत नहीं होती, बट फिर भी क्वालिटी के लिए अच्छे मैन्युफैक्चर जो हैं वो इसको 4 से 8 डिग्रीज पर टेम्परेचर स्टेबल रखते हैं ताकि इसका अरोमा अपना मेंटेन रहे. लेकिन इवन एट एम्बिएंट टेम्परेचर्स इसकी शेल्फ लाइफ तकरीबन 12 महीने की होती है. नाउ एसेप्टिक पल्पिंग जो है दिस इज़ द ग्लोबल स्टैंडर्ड जो मल्टीनेशनल्स एक्सेप्ट करते हैं और बायर्स एक्सेप्ट करते हैं अक्रॉस यूरोप, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका. एंड ये वाला प्रोसेस जो है आपके लिए एक ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल डिमांड को और बेहतर प्राइसेस को और ब्रांड क्रेडिबिलिटी को ओपन अप कर देता है. नाउ मैंगो के भी ग्रेड्स हैं जो समझने ज़रूरी हैं. अब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में जो देसी मैंगो हैं जिसमें फजरी है, दुसेरी है, लंगड़ा है, इनका ब्रिक्स लेवल टिपिकली 14 to 17 होता है. लेकिन जो प्राइज्ड पोजेशन है दैट इज़ चौसा, इसका जो ब्रिक्स लेवल है वो 20 से 25% है. फिर विद इन दीज वेरियस वेराइटीज ऑफ मैंगो देर आर ग्रेड्स एंड दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ इट्स राइपनिंग. नाउ जो बेसिक एक मैंगो होता है जो पक कर गिर जाता है उसको लोकल ज़बान में टिपका कहा जाता है, वो टिपकने को आई गेस कहते होंगे. तो ये वो वाला मैंगो होता है जो कि पकने के बाद ज़मीन पर गिर चुका होता है. नाउ दिस इज़ द चीपेस्ट अवेलेबल मैंगो एंड ये ज़्यादातर जो अनसोल्ड फ्रूट मंडीज़ में मिल जाता है एंड ये केमिकल पल्प फॉर डोमेस्टिक यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है. दूसरा मैंगो होता है पाली, जिसको आसान ज़बान में आप कह सकते हैं जो पला हुआ मैंगो होता है ये प्रॉपर्ली राइपेंड है और अभी दरख्त पर ही होता है, लेकिन इसमें अब विजुअल डिफेक्ट्स आ रहे होते हैं. कहीं पर इसकी कलर में इनकन्सिस्टेंसी होती है, इसकी या तो साइजिंग में इनकन्सिस्टेंसी होती है एंड ये क्योंकि ऑलरेडी पका हुआ होता है इट कैन नॉट गेट टू रिटेल शेल्फ, सो इट लुक्स इम्परफेक्ट बट इट इज़ फुली राइपेंड.
ना इसको अगर आपने प्रोसेसिंग में लेके जाना है तो इसको इमीडिएटली लिटरली द सेम डे जब इसको प्लग किया जाता है इसको आपको प्रोसेसिंग में लेके जाना पड़ता है। एंड डिपेंडिंग ऑन इट्स कंडीशन एंड टाइमिंग ये केमिकल पल्प में भी जा सकता है और एसेप्टिक सेटअप में भी जा सकता है, लेकिन इसमें टाइमिंग जो होती है वो बड़ी क्रूशियल होती है। जो तीसरा प्रोसेस है वो होता है अनराइपेंड मैंगो, जिसमें मैंगो तैयार होने से कुछ दिन पहले ही तोड़ लिया जाता है एंड इसको फिर जब आप प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ में भेजते हैं वो अपने कंट्रोल्ड मेथड्स के ज़रिए अपने कंट्रोल्ड शेड्स में इसको प्रॉपरली राइपन करते हैं। नाउ दिस इज़ द काइंड ऑफ मैंगो जो कि एसेप्टिक पल्प में इस्तेमाल हो सकता है एंड बोथ फॉर प्रीमियम डोमेस्टिक मार्केट एंड फॉर एक्सपोर्ट मार्केट दोनों के प्रोसेसेस में ये अनराइपेंड मैंगो इस्तेमाल होता है। एसेप्टिक प्लांट्स जो हैं वो तो टिपिकली अनराइपेंड मैंगोज को ही प्रेफर करते हैं एंड इसके वो पूरे प्रोसेस को फिर कंट्रोल करते हैं। पहले तो 5 से 7 दिन का वो बफर रखते हैं जिसमें इसको प्लग करने के बाद इसको अपने तरीके से अपने शेड्स में राइपन करते हैं, जिसमें कंसिस्टेंसी उनको ब्रिक्स लेवल्स की भी मिल जाती है। फिर ये जो बेहतर क्वालिटी की वजह से दे आर एबल टू एक्सपोर्ट दिस एंड सेल दिस पल्प टू लोकल ब्रांड्स लाइक नेस्ले, पेप्सी एंड यूनिलीवर। इन पीक सीज़न जो एसेप्टिक फैसिलिटीज़ होती हैं उनको दिन के 250 से 300 टन्स ऑफ फ्रेश फ्रूट की ज़रूरत होती है, लेकिन कोई भी एक इंडिविजुअल मंडी में 20 से 40 टन्स से ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही होती। सो जो बड़े एसेप्टिक के प्लांट्स हैं उनको एक पूरी अपनी सप्लाई चेन बनानी पड़ती है ताकि वो परफेक्टली अनराइप मैंगोज़ को सही टाइम पर लाएँ और उसको एक सही राइपनिंग प्रोसेस से गुजारें। नाउ जो सेटअप्स हैं इन सेटअप्स की कॉस्ट वेरी करती है एंड बिफोर वी टॉक अबाउट द केमिकल सेटअप and the aseptic pulp setup, we'd like to talk about Engro Holdings for a second. Engro पाकिस्तान की टॉप कंग्लोमरेट है। एज अ लॉट ऑफ यू वुड नो, इस कंपनी ने अपने बिजनेस का आगाज़ फर्टिलाइज़र से किया था, लेकिन ओवर द ईयर्स दे हैव गॉन इनटू द एग्रीकल्चर एंड फूड स्पेस, जिसमें उनका प्रोडक्ट है एंग्रो फूड्स। फिर एनर्जी में दे हैव एंग्रो एनर्जी, जिसमें वो पावर जनरेट करते हैं एंड ऑल्सो दे वन ऑफ द मेन डेवलपर्स ऑफ द थर कोल माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर विद इन इंफ्रास्ट्रक्चर Engro also operates an LNG terminal, petrochemicals में इनकी कंपनी है Engro Polymer, and most recently Engro has entered the digital infrastructure business, जिसमें ये मोबाइल टावर्स खुद भी क्रिएट करें एंड रिसेंटली इन्होंने जैज़ के टेलीकॉम टावर्स को अक्वायर किया है। Engro का कोर बिलीफ है कि द ग्रेटेस्ट वैल्यू इज क्रिएटेड व्हेन कैपिटल मीट्स टैलेंट। थैंक यू Engro for supporting Pakistan and counting. Now coming back to the two setups. So from a capital expenditure perspective, जो basic chemical setup है, depending आप कितने size का लगाते हैं, वो 2 मिलियन से 80 मिलियन तक जा सकता है, यानी कि 20 लाख से 8 करोड़ तक का। और जो एडवांस एसेप्टिक सिस्टम होता है उसकी एंट्री प्राइस विदाउट लैंड कम से कम 500 मिलियन रुपए की होती है, 50 करोड़ की, एंड इट गोज अप टू $1 बिलियन। जो इनपुट्स होती हैं केमिकल सेटअप में टिपिकली टिपका और पाली ग्रेड का मैंगो यूज़ होता है, एसेप्टिक में अनराइपेंड और फार्म सोर्स्ड इस्तेमाल होता है। ना प्रोक्योरमेंट कॉस्ट जो टिपका की होती है वो 15 से 35 रुपए होती है, पाली की तकरीबन 40 से 45 रुपए होती है, एंड जो अनराइपेंड हाई क्वालिटी होता है उसकी 50 से 90 रुपए होती है। ना उन दोनों की जो यील्ड होती है पल्प की वो रफली 65% होती है, यानी कि अगर 10 किलो का आम आया है तो उसमें से तकरीबन 6.5 किलो का पल्प निकलेगा। अब जो इसकी कन्वर्जन कॉस्ट होती है, द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ प्रोड्यूस इनटू पल्प, सो बेसिक केमिकल सेटअप में वो तकरीबन 50 रुपए की आती है और एडवांस सेटअप में तकरीबन 95 रुपए की पर केजी आती है। बट जो प्राइसिंग है एंड में जो सेलिंग प्राइस, उसमें ऑफ कोर्स काफ़ी डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। सो अगर आप बेसिक सेलिंग प्राइस लें ऑफ पल्प मेड विद टिपका यूजिंग केमिकल प्रोसेसिंग, तो वो 70 से 100 रुपए पर केजी बिकता है, एंड जो पाली मैंगो से बनता है विद केमिकल वो 120 से 180 पर चले जाता है। लेकिन जो एसेप्टिक होता है वो लोकल मार्केट में तकरीबन 155 से 250 रुपए पर केजी बिकता है। लेकिन एसेप्टिक जब ग्लोबल मार्केट में जाता है और उसको बल्क में एक्सपोर्ट किया जाता है तो वो तकरीबन 250 से 350 रुपए पर केजी पे बल्क एक्सपोर्ट होता है, और अगर उसको आप शेल्फ के लिए प्रिपेयर करें, उसको पैकेजिंग करें, तो वो 450 से 600 से भी जा सकता है। एंड जो मार्जिन हैं वो केमिकल वाले
प्रोसेसिंग के बिजनेस में तकरीबन 13 से 15% के हैं, जबकि एसेप्टिक में 20 से 28% के। नाउ इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेंशन कि जो मैंगो की प्राइसेस हैं या किसी भी प्रोड्यूस की, ये वेरी करती हैं। तो हमने पिछले कुछ सालों की एवरेज प्राइसेस लेकर एक आपको आइडिया दिया है, ताकि इफ़ यूर एन एंटरप्रेन्योर लुकिंग इनटू दिस बिजनेस यू कैन गेट अ बेसिक आइडिया। नाउ यहाँ पर टोमेटो पेस्ट को मेंशन करना बड़ा ज़रूरी है, स्पेसिफिकली इन द पर्सपेक्टिव ऑफ एसेप्टिक सेटअप्स। नाउ मैंगो एक सीजनल फ्रूट है, समर में ये आता है, तो बाकी साल प्लांट क्या करे, खास तौर पे दिस इज द बिग इन्वेस्टमेंट। नाउ द गुड न्यूज़ इज कि विद वेरी वेरी मिनिमल एडेप्टेशंस इंक्लूसिव ऑफ हैमर, चॉपर, de-seeder एंड अ हॉट ब्रेक सिस्टम, आप यही जो मैंगो पल्पिंग के लिए एसेप्टिक प्लांट है, इसको टोमेटो पल्पिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड लकीली टोमेटो के 2 सीजन्स आते हैं पाकिस्तान में, एंड समटाइम्स द प्राइस रियली फॉल्स। सो विद अ फ्यू अपग्रेड्स आप पूरा साल अपना ये एसेप्टिक पल्पिंग फैसिलिटी चला सकते हैं। एंड टोमेटो की तो जो मार्केट है पेस्ट की, दैट इज $12.7 बिलियन। नाउ दिस इज अ होल चैप्टर इन इटसेल्फ, एंड इस पे हम आगे जाकर एक अलग वीडियो करेंगे। सो कमिंग बैक, नाउ इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो वैल्यू क्रिएशन है या जो वैल्यू लैडर है वो कैसे वर्क करती है। सो अगर आप केमिकल पल्पिंग कर रहे हैं और बेसिक लोकल फ्रूट को इस्तेमाल कर रहे हैं 15 से 35 रुपए, तो बाय द टाइम आप इसको प्रोसेसिंग करके बेचते हैं तो आपको तकरीबन 2.5 से 5 गुना का वैल्यू अपलिफ्ट मिलता है। लोकल केमिकल में ही अगर आप पाली मैंगो इस्तेमाल करते हैं तो आपको वैल्यू जो मिलती है इवेंचुअल, वो 2.5 से 4.5 गुना की होती है। अगर आप अनराइपेंड इस्तेमाल करते हैं इन एसेप्टिक सेटअप्स, तो ऑलरेडी यू आर गेटिंग अ वैल्यू लिफ्ट ऑफ 3.5 to 5.5 टाइम्स। अगर आप अनराइपेंड से बल्क एक्सपोर्ट करते हैं यूजिंग एसेप्टिक सिस्टम्स, यू आर ऑलरेडी एट 4 to 7 टाइम्स। लेकिन अगर आप अनराइपेंड मैंगो यूज़ करके एसेप्टिक सेटअप यूज़ करके एक्सपोर्ट शेल्फ रेडी बनाते हैं, then you are talking about a 6 to 12 times value uplift. Now within this value uplift, जो शेल्फ की हमने बात की, बाय शेल्फ ही मीन के जब आप कैंस में या टेट्रा पैक्स में इसको पैकेज करते हैं। नाउ दिस इज़ अ वेरी यूनिक अपॉर्चुनिटी बिकॉज इसमें आपको बल्क से भी ज़्यादा बेहतर प्राइसिंग मिलती है। एंड इसमें जब आप इसको कैन कर लेते हैं, टेट्रा पैक में पैक कर लेते हैं, तो जो बल्क के कुछ चैलेंजेस हैं वो निकल जाते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स फिर आपको ब्रांडिंग सर्टिफिकेशंस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ना पाकिस्तान में शज़ान जैसे ब्रांड ने ऑलरेडी इस पर थोड़ा सा काम किया है। ये जो टेट्रा पैक्स में और टिन्स में अवेलेबल होता है पल्प, ये इंडिविजुअल होम यूसेस के लिए, फूड यूसेस के लिए काफ़ी कामयाब है। दिस मार्केट इज़ ऑल्सो डोमिनेटेड बाय इंडिया विच रूल्स अबाउट 99% ऑफ दिस स्पेस। नाउ इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो फूड कैनिंग और का जो प्रोसेस है, इसमें बहुत सारी जो आपकी सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इजी भी हो जाती हैं। एंड रिटेल पल्प में आप हायर मार्जिन्स के साथ बेच सकते हैं, लॉन्गर शेल्फ लाइफ के साथ भी बेच सकते हैं। नाउ वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड टुडे? फर्स्टली एक्सपोर्ट्स तो हमारी इसमें बहुत कम है, इट्स ओनली 4.1 मिलियन, सो वी आर लिटरली एट द स्टार्ट ऑफ आवर जर्नी। लेकिन पाकिस्तान में अब तकरीबन 15 से 18 पल्पिंग यूनिट्स लग चुके हैं, जिसमें से कम 6 से 8 जो हैं वो एक्सपोर्ट ग्रेड एसेप्टिक लाइंस लगा चुके हैं। एंड एक रीज़न जिसकी वजह से शायद ये इंडस्ट्री इतनी ग्रो नहीं हुई, वो ये है कि जो इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है, कैपेक्स करना पड़ता है, वो पूरे साल के लिए ऑफ कोर्स करना है। लेकिन मैंगो इज़ अ सीजनल फ्रूट, बट एज वी मेंशन कि अगर आप उसी वैल्यू चेन में मल्टीपल और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ऐड करें, एंड दिस बिकम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी। नाउ पल्पिंग इंडस्ट्री में बॉटलनेक ज़रूर हैं। इस वक्त जो पल्पिंग की कैपेसिटी है वो तकरीबन 50,000 टन पर ईयर की है, बट जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो तकरीबन 15,000 टन पर हावर कर रही है। ना उसमें गैप क्यों है? एक तो वजह यह है कि इनपुट कॉस्ट आर स्टिल एक्सपेंसिव। जो एसेप्टिक बैग्स आते हैं वो 6 to 7 रुपीज़ पर केजी इसकी कॉस्ट आती है, इनको कुछ हद तक इंपोर्ट भी करना पड़ रहा है। फिर इसके बाद पॉलिसी बॉटलनेक भी है। देयर इज़ अ 20% फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन जूसेस और साथ साथ 18% सेल्स टैक्स है जो फ्रूट पल्प को लग्जरी आइटम की तरह गिन रहा है। एंड इससे भी लोकल डिमांड को चोक किया जा रहा है। एंड द गवर्नमेंट शुड रिकन्सिडर, बिकॉज ये एक एक्सटेंशन है हमारी एग्रीकल्चर मार्केट की। एंड अनलेस दीज इशूज़ आर फिक्स्ड, एक मेजर जंप इन डिमांड शायद ना आ सके। लेकिन इन सब के बावजूद कई प्लेयर्स हैं जिन्होंने हमें दिखाया है कि व्हाट कैन बी डन इफ दिस मॉडल इज डन करेक्टली। एंड वी आर ऑलरेडी सीइंग सम सक्सेस स्टोरीज। जो AA पल्प एंड प्योरी है बेस्ड आउट ऑफ मुल्तान, ये स्टेट ऑफ द आर्ट एसेप्टिक फैसिलिटी रन कर रहे हैं। 150 टन पर डे की फैसिलिटी है। दे आर ऑलरेडी एक्सपोर्टिंग
to Middle East and they're exporting to multinationals locally जिनमें Nestle, PepsiCo, Unilever शामिल है and तकरीबन 500 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने स्टार्ट किया था without land and they're already starting to grow exponentially in the global market and ये जो चौसा का हाई ब्रिक्स कंटेंट है इसका एडवांटेज ऑलरेडी उठा रहे हैं। इसके साथ साथ इफ्तिखार अहमद एंड कंपनी भी एक सक्सेस स्टोरी है जो कराची एंड सरगोदा दोनों में ऑपरेट करती है और इनकी जो मशीनरी है दैट इज़ अ मिक्स ऑफ टॉप रेटेड जर्मन एंड इटालियन मशीनरी। ये तकरीबन 1250 टन पर डे के वेरियस प्रोसेसेस रन करें एंड ये मैंगो को भी एक्सपोर्ट करें एंड ये पल्प भी एक्सपोर्ट करें। नाउ हु इज़ दिस बिजनेस आइडियल फॉर? सबसे पहले तो जो ऑलरेडी मैंगो ग्रोअर्स हैं स्पेशली मुल्तान में, रहीम ख्यार खान में, मीरपुर खास में, they should be setting up these facilities. They can also create groups and set up facilities ताकि capacity utilization बेहतर हो। फिर इसके बाद जो लोग ऑलरेडी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं विद इन द पेरिफेरी ऑफ एग्रीकल्चर बिजनेसेस, जो एग्रीकल्चर की वेरियस प्रोसेसिंग में जाते हैं और वो जो प्रोक्योरमेंट होती है ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स और उसकी राइपनेस, उसकी जो पूरी वैल्यू चेन को समझते हैं, ये उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। एंड वो लोग जिनका ऑलरेडी FMCG का एक्सपीरियंस है, जो कि पैकेज गुड्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें पैकेज फ्रूट एंड वेजिटेबल रिलेटेड आइटम्स की एक्सपोर्ट का, ब्रांडिंग का, सर्टिफिकेशन का एक्सपीरियंस है, दे कैन इंटीग्रेट बैकवर्ड्स and really get into this business and these are the type of people who can have outsized returns and higher chance of winning. Now ये opportunity is massive. अगर हम अपने 25% वेस्टेज जो कि 8 लाख में से तकरीबन 2 लाख टन मैंगो बनता है और उस पर हम 65% की भी यील्ड जनरेट करें तो तकरीबन 1,30,000 टन हम निकाल सकते हैं पल्प के पर ईयर एंड इससे तकरीबन $120 मिलियन की एक्सपोर्ट वैल्यू जनरेट हो सकती है। दिस अपॉर्चुनिटी इज़ राइट हियर, इज स्टेयरिंग अस इन आवर फेस। ऑल इट नीड्स इज़ अ फ्यू एंटरप्रेन्योर्स गेटिंग टुगेदर जिनका एक्सपीरियंस है मैंगो की फार्मिंग में, इसकी प्रोक्योरमेंट में, इसकी राइपनिंग प्रोसेसेस में, बेसिक इंडस्ट्रियल सेटअप्स को लगाने में एंड देन फर्दर डाउन द लाइन सर्टिफिकेशंस हासिल करने में, एक्सपोर्ट्स के पाइपलाइन बनाने में एंड ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग में। देयर इज़ नो रीज़न व्हाई पाकिस्तान should not be a global leader in the mango pulping industry. Thank you and खुदा हाफिज। अगर आप मैंगो पल्पिंग के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो pakistanandcounting.com/resources पर जाइए। वहाँ पर आपको एक प्रेजेंटेशन मिलेगी जिसमें तमाम जो डेटा हमने इस प्रेजेंटेशन में बताया है आपको वो वहाँ पर इंक्लूडेड होगा इन एडिशन टू मोर रिसोर्सेज। अपने कमेंट्स से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू पाकिस्तान एंड काउंटिंग।